हाँ शांत हो जाइए। देखिए इधर दो स्फेयर्स हैं R1 और R2 रेडियाई के, दोनों पे चार्ज कितना है Q1 एंड Q2, और दोनों को एक दूसरे से बहुत दूर दूर करके रखा गया है। ठीक है, अभी हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, तो ये आप भी जानते हैं कि चार्ज का बंटवारा होगा। इसमें से हो सकता है कुछ चार्ज निकल के इसमें जाए, चाहे इसमें से कुछ चार्ज निकल के इसमें जाए। तो बंटवारे के बाद मान लीजिए इस पे चार्ज आ गया Q1 डैश, इस पे चार्ज आ गया Q2 डैश। ठीक है, तो अब मान लो कि इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल क्या है V2 है। नहीं रुको, अभी फिलहाल इसका मानते हैं हम लोग V1 V2, इसका मानते हैं V1 डैश, और इसका क्या मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। हमको निकालना है कि दोनों पे चार्ज कितना कितना होगा और दोनों का पोटेंशियल कितना कितना होगा। हाँ, बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं। लार्ज सेपरेशन हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक, अब सुनिए, पहला नॉर्मल तरीका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला ये है कि बताइए टोटल चार्ज इस सिस्टम के पास है कितना। सिस्टम के पास टोटल चार्ज है कितना, Q1 प्लस Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 का ही ना बंटवारा होगा इन दोनों में, टोटल चार्ज पर तो असर नहीं ना पड़ेगा। अरे बोलिए, यानी कि Q1 डैश और Q2 डैश को भी आप जोड़िएगा तो Q1 प्लस Q2 ही ना होगा। अब जैसे मान लो ये 10 कूलम है, उस पर 20 कूलम है। ठीक है, मान लो कनेक्ट कर दिया तो इस पर 12 कूलम, तो उस पर 18 कूलम ही आएगा, ताकि 10 20 30 तो 18 12 भी 30 हो सके। तो टोटल चार्ज तो खैर सेम रहेगा इनिशियल और फाइनल सिचुएशन का। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट लेक्चर्स में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जो रेशियो होता है चार्ज का, वो माने या यूं कहा जाए कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, यानी कि चार्ज का रेशियो बराबर होता है रेडियस के रेशियो के। तो बंटवारे के बाद चार्ज है Q1 डैश और Q2 डैश, इसका जो रेशियो होगा ना वो R1 बाई R2 हो जाएगा। भाई काम करिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये बनेगा आपका Q1 डैश R2 बराबर Q2 डैश R1। अच्छा, Q2 डैश R1 को अगर हम उधर लेके जाएं तो ये पॉजिटिव से उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा और इस साइड में 0 बचेगा। तो एक काम करिए, Q2 डैश R1 को उधर लेके जाइए। ठीक है, तो उधर लेके जाइएगा तो ये वाला चीज नेगेटिव ना हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। इक्वेशन नंबर 1 कहिए, इक्वेशन नंबर 2 कहिए। अब सुनिए ध्यान से, हमको Q1 डैश निकालना है, तो कहीं ना कहीं Q2 डैश को हमको कैंसिल कराना होगा कि नहीं। तो Q2 डैश इसमें भी है, Q2 डैश इसमें भी है, लेकिन कैंसिल तब ना होगा जब इसके पास भी R1 आ जाए। अरे ये माइनस में Q2 डैश R1 है, ये अगर प्लस में Q2 डैश R1 हो जाए तो जोड़ दोगे तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है R1 से, इसमें जोड़ देना है इक्वेशन नंबर 2 को। आइए करके देखते हैं, इसको R1 से मल्टीप्लाई किया ना तुमने, तो यहाँ पे मिलेगा आपको Q1 डैश R1। क्या मिलेगा, Q1 डैश R1। R1 से मल्टीप्लाई किए हो तो ये मिलेगा Q2 डैश R1, लेकिन ये प्लस में है और Q2 डैश R1 यहाँ पर माइनस में है। जोड़ दोगे खत्म, Q2 डैश R1 गायब हो गया। इसमें क्या मिलेगा, अरे इसमें थोड़े किसी चीज से मल्टीप्लाई किए थे तो ये तो पूरा वही मिलेगा, Q1 डैश R2 हो गया। ये तो कैंसिल हो चुका है बराबर। अब आइए हम थोड़ा सा राइट हैंड साइड की बात कर लें, तो तुमने इसको R1 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो दिस विल बिकम Q1 प्लस Q2 इंटू R1 आर डिवाइडेड बाई कौन सी, हो तो गया, हो गया रे भाई। ठीक है, देखिए इसको R1 से मल्टीप्लाई किया आपने, ये मिला, और ये तो 0 ना है, तो 0 ऐड करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपको निकालना क्या था बाबू, Q1 डैश निकालना था, तो आप Q1 डैश को कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 बचेगा, तो R1 प्लस R2 को नीचे लेके चले आइए, तो यहां से आपको मिलेगा Q1 प्लस Q2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये हो जाएगा आपका Q1 डैश। क्लियर है, चलिए सिमिलरली
सिमिलरली अगर हम Q2 डैश निकाले तो क्या होगा, तो जहां 1 है वहां 2 कर लेना, जहां 2 है वहां 1 कर लेना, तो ये हो जाएगा Q2 प्लस Q1, कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे Q2 प्लस Q1 लिखो, Q1 प्लस Q2 लिखो, बात तो बराबर ही ना है। तो ये तो हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 ही, और डिवाइडेड बाई नीचवा में तो R2 प्लस R1 का मतलब भी तो R1 प्लस, लेकिन यहां पर R1 है तो यहां पर आएगा R2। आप चाहें तो अलग से निकाल के देख लीजिएगा, अरे बोलिए ना, आप निकाल के देख लीजिएगा, बहुत सारा तरीका है Q2 डैश भी निकालने का, बोलिए। तो इतना ही आएगा वो, ठीक है। अब हमको पता करना है कि इसका वोल्टेज कितना है। तुम क्या सोच रहा है, हमको निकालना है V1 डैश कितना है और V2 डैश कितना है। तो बताइए यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाई R वाले फॉर्मूले से देखा जाए तो K Q1 डैश बाई R1 ही ना होगा। किसी भी स्फेयर के सरफेस पे होता है KQ बाई R। हम टोटल चार्ज को उठा के कहां डाल देते हैं, सेंटर पे। अब पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं KQ बाई R। तो आइए हम लोग V1 डैश लिखते हैं। तो बाबू V1 डैश बराबर हो जाएगा, K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमको Q की जगह Q1 डैश ना लिखना है, और Q1 डैश इतना है, Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2 इंटू R1 है। तो आइए K Q1 डैश की जगह पे Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और इंटू कितना R1 लिखा जाए। तो ये मैंने लिखा K Q, अब बाई R भी लिखना है अभी, तो इसके लिए R कितना है, R1 है, तो अभी डिवाइडेड बाई R1 भी करना है, कट गया। तो यानी हमको V1 डैश मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस। आइए थोड़ा सा V2 डैश निकाला जाए। तो V2 डैश निकालने के लिए क्या किया जाएगा, K Q2 डैश बाई R2। तो सबसे पहले K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q2 डैश की जगह पे ये ना लिखिएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू क्या R2 है, ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और इंटू में आएगा R2 आएगा, हाँ बोलो, बहुत अच्छा। अब K Q2 डैश बाई R2 ना करना होगा, यहां पे पोटेंशियल चाहिए, तो K Q2 डैश बाई R2, तभी बाई R2 तो करना ही बाकी ही रहे। हाई देखिए, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों बराबर आ गया है, अरे देख लो इधर दोनों बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ये दोनों बराबर क्यों आ गया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कंडक्टर्स आर, जब एक बार चार्ज का बंटवारा हो चुका, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिचुएशन ना हो गया, इन द सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल, तो जो यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा, इसीलिए दोनों का पोटेंशियल सेम आ गया। बोलिए। तो ये तो बाबू हम लोगों ने नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके ना निकाल लिया। अब इसी को देखिए ऐसे करके कैसे निकालेंगे। ये है R1, ये है R2, इस पे है Q1, इस पे है Q2, अभी कनेक्शन नहीं है। अब हम लोग इनको कनेक्ट करेंगे, तो इस पर है Q1 डैश, नहीं रुको, कनेक्ट अभी किया कहाँ तुमने, कनेक्ट कर लो, कनेक्ट कर लोगे, इस पर है Q1 डैश, इस पर आ जाएगा Q2 डैश, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक है बाबू। तो यही ना पता करना है Q1 डैश और Q2 डैश कितना है। अब सुनिए, आप इसको नॉर्मल स्फीयर की नजर से मत देखिए, नजरिया बदलिए और आप इसको देखिए कैपेसिटर की नजरों से। आपको पता है ना कि स्फीयर भी एक कैपेसिटर होता है जिसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बहुत बढ़िया, तो इसका कैपेसिटेंस क्या लिखिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, इसका क्या लिखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। बोलिए ना जल्दी। चलिए, यहां पर हमने दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया, तो आपको ये बताना है कि ये कनेक्शन कैसा कनेक्शन होगा, पैरेलल की सीरीज, एक यहाँ सीधे कनेक्ट कर दिए, सीरीज की पैरेलल, सीरीज की पैरेलल, कितने लोग पैरेलल बोल रहे हैं,
कि सर ये पैरेलल कनेक्शन है, तुम पैरेलल बोल रहा है, एक आदमी पैरेलल बोल रहा है, और बोलिए जल्दी, देखिए 2 आदमी हो गया, 3 आदमी, 4 आदमी, तुम बताओ पैरेलल क्यों? क्योंकि ये बोलना चाह रही है कि सर देखिए दोनों पे चार्ज सेम नहीं है, चार्ज सेम है, तो सीरीज कनेक्शन होता रहे तो दोनों पे चार्ज ना, तुम बैठ जाओ, हो गया, तुम बोल चुकी हो। तो इतना ही वैलिडिटी रहता है। मैं कह रहा था बाबू कि ये दोनों पे चार्ज सेम है, तो जब चार्ज सेम नहीं है तो कहां से ये सीरीज हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन का जो एसेंशियल कंडीशन है वो ये है, वो तो जंक्शन फंक्शन, वो तो ट्रिक होता है इसे देखने का। मेन बात ये है कि चार्ज सेम होना चाहिए। चार्ज कहाँ सेम है? वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही प्रूफ हो गया था कि जिसका रेडियस ज्यादा उस पर ज्यादा चार्ज आएगा। तो चार्ज सेम नहीं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं। तो क्या बाबू, जितना पोटेंशियल यहाँ का उतना ही पोटेंशियल यहाँ का है? हाँ, कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल। इसका मतलब पोटेंशियल ठीक है, वोल्टेज अब पोटेंशियल फिलहाल के लिए सेम बोल सकते हो। तो बाबू आपको नहीं लग रहा है कि इन दोनों में वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल सेम है? तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा इसका जो पोटेंशियल होगा इसका भी वही पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये सेम कंडक्टर ना हो गया। तो बताइए अगर हर केस में पोटेंशियल सेम तो कॉम्बिनेशन कैसा? पैरेलल। ये पैरेलली जोड़ दिया आपने। तो जब पैरेलल कनेक्शन है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2, तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा? C1 प्लस C2। C1 की जगह ये रखिए, C2 की जगह ये रखिए, तो इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचेगा R1 प्लस। अब सुनिए, 2 कैपेसिटर्स जिनको आपने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, आप सुन रहे हैं क्या? 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड पैरेलली, तो चार्ज को ही ना डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इस पर कितना जाएगा उस पर कितना जाएगा। और पैरेलल कनेक्शन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमको आता है। बताओ Q1 डैश, हेलो क्या Q1 डैश कितना होगा? ये जानने के लिए देखिए कि टोटल कितने चार्ज का बंटवारा करना है। तो टोटल कितने चार्ज का बंटवारा करना है? Q1 प्लस Q2 चार्ज का बंटवारा करना है। तो टोटल चार्ज लिख दीजिए यहाँ पर, आज जिसमें आप इसको भेज रहे हैं उसका कैपेसिटेंस। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, अरे C1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 ही ना होगा, और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 का मतलब हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। हाई देखिए कट गया। आप देख लीजिए Q1 डैश इतना ही आया था। ये देखिए Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2 इंटू R1 है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2 इंटू R1 है। तो ये एक लाइन में हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है, कोई दूगो इक्वेशन नहीं बनाया हमने, कोई दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया हमने, डायरेक्ट हमने क्या लिखा है? आंसर लिखा है। तो कैपेसिटर की नजरों से आप देखिएगा तो ये आसानी से बन गया। बताइए सिमिलरली Q2 डैश कितना? तो टोटल चार्ज जिसका बंटवारा करना है उसको लिखोगे, उसके बाद हाँ जिसमें भेज रहे हो उसका कैपेसिटेंस। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का मतलब हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। कट गया क्या? हाँ, और क्या एग्जैक्टली सेम आ गया जो Q2 डैश पिछली बार आया था? Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2 इंटू R2 है। बोलिए बोलिए, Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2 इंटू R2 नहीं है। अब सुनिए, अब हमको क्या निकालना है? भी ना निकालना है। तो कहीं ना कहीं ये भी कॉमन ही तो है। जा 2 कैपेसिटर्स को आपने पैरेलल जोड़ दिया, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम, तो उसको हम V कॉमन से ही ना दिखा रहे हैं आजकल। तो बाबू इसको एक्चुअली V कॉमन की नजरों से आप देखिए तो V कॉमन होता है Q नेट डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। Q नेट का मतलब हुआ Q1 प्लस Q2 और C इक्विवेलेंट का मतलब हुआ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस। आप देखिए इतना ही वोल्टेज आया है कि नहीं, देखिए जल्दी। ऊपर में क्या है? Q1 प्लस Q2। अब इसको देखो चाहे इसको देखो, है, और नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2 है। अरे हाँ तो बोलो, इसमें भी तो वही है, Q1 प्लस Q2, नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस। बस 3 लाइन में हमने 3 चीजें लिख दी, दोनों का चार्ज, दोनों का पोटेंशियल। देख रहे हो? तो नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट ना लगा के अगर आप कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट लगाइएगा, इजीली सॉल्व होगा। ठीक है।
दोबारा समझना है, पहला वाला मेथड तो मैंने दिया भी नहीं है। अरे देखो ना, नहीं दिया है, डायरेक्ट दूसरा वाला मेथड। आगे बढ़े हैं, बोल दो, ठीक है। अब सुनो, ये होगा हमारा ऑफिशियली आखिरी कॉन्सेप्ट। इसके आगे वो सब वेंडी ग्राफ जनरेटर वो सब फालतू चीज है, ठीक है। सीबीएसई के सिलेबस से उसको एक्चुअली हटा दिया है। बिहार बोर्ड का बड़ा फेवरेट हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों से वो भी नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। मैंने मेन देखो तो ये आखिरी टॉपिक होगा, जहां से न्यूमेरिकल्स वगैरह का स्कोप आता है ना, ये आखिरी टॉपिक होगा। ड्रॉप्स प्रॉब्लम क्या है? ड्रॉप्स प्रॉब्लम। तो बाबू कुछ बूंदे हैं, टोटल कितनी बूंदे हैं? n ड्रॉप्स हैं, और ये कंडक्टिंग बूंदे हैं। हो सकता है मरकरी से बनी हो, आपको पता है ना, पारा मरकरी लिक्विड होता है। तो बताओ रेडियस कितना? r नॉट, समझ रहे हैं? हाँ। चार्ज कितना? q नॉट। बाबू पोटेंशियल कितना इनके सरफेसेस पे? v नॉट। ठीक है, चलिए। और कैपेसिटेंस बच गया है। कैपेसिटेंस कितना? C नॉट, ऐसा है। अब इन सबको मिला दिया गया, जाहिर सी बात है कुछ छोटी छोटी बूंदों को आप मिला दीजिएगा, एक बड़ी सी बूंद बनेगी। तो उस बूंद का रेडियस कितना? r, चार्ज कितना? q, वोल्टेज कितना? v, कैपेसिटेंस कितना? c। हमको एक्चुअली यही रिलेशन देखना है कि मतलब इसका चार्ज, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, रेडियस अगर इतना है तो इसका कितना होगा, मतलब ये सब कितने गुना बढ़ेगा या कितने गुना घटेगा ना। तो बाबू एक चीज जो है जो दोनों साइड में सेम होगा, वो क्या है? चार्ज। बाबू चार्ज सेम होगा। रे इस सब बूंद पे जितना टोटल चार्ज होगा ना, इस अकेले पे उतना ही चार्ज होगा कि नहीं? कहे कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अरे यार, मान लो 2 कूलम का 10 गो है, तो उस अकेले पे कितना होगा? 20 कूलम होगा। इसमें कौन सी का दिमाग लगाना? अरे बोलिए ना। तो बताइए इधर टोटल कितना चार्ज है? n इंटू क्यू नॉट चार्ज है। जा रे, एक पे क्यू नॉट, ऐसा n गो है तो n इंटू क्यू नॉट ही ना हुआ। और उधर कितना चार्ज है, यानी q बराबर होगा n इंटू क्यू नॉट। कुछ बात समझ में आया? एक और चीज होगा जो बाबू सेम होगा दोनों साइड में, जो इधर में है वही इधर भी एक और चीज होगा। पता है वो क्या है? मैं बता दूं, वॉल्यूम, आयतन। अरे बोलिए, अगर ये 1 लीटर का बूंद, 1 लीटर का बूंद, 1 लीटर का बूंद है, अब मान लो कि 10 गो ऐसा बूंद है, तो ये अकेले कितने का होगा? 10 लीटर का नहीं होगा। आपको नहीं लग रहा है कि वॉल्यूम सेम होगा? चलिए दोनों साइड का वॉल्यूम सेम कराया जाए। तो पहले तो ये बताइए कि इधर का वॉल्यूम कितना होगा, पहले इधर का लिख लेते हैं। 4/3 पाई r क्यूब होगा, और इसके एक बूंद का कितना होगा? 4/3 पाई r नॉट का क्यूब होगा। और ऐसा कितना बूंद है? n गुना बूंद है, तो n से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब ना हम टोटल वॉल्यूम लिख पाए हैं। चलिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया क्या? अरे कट गया, चलो ठीक है। अब बताओ इधर में क्या बचा? r क्यूब, और इधर में क्या बचा? n इंटू r नॉट का क्यूब बचा। अब भाई क्यूब जब इधर जाएगा तो पावर 1/3 बनेगा, तो ये होगा r बराबर n इंटू r नॉट के क्यूब का पावर 1/3। अब ये 1/3 दोनों के पास जाएगा, तो आप बताइए r इज इक्वल टू कितना होगा? n टू दी पावर 1/3। अब बाबू r नॉट क्यूब का पावर 1/3 का मतलब 3 से 3 कैंसिल, खाली ऐसा r नॉट ही ना मिलेगा। बताइए इसका रेडियस इनके रेडियस से कितना ज्यादा होगा? n टाइम्स ज्यादा होगा, n टू दी पावर 1/3 टाइम्स ज्यादा होगा। और आपको एक बात पता है क्या, कि n टू दी पावर 1/3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ n। ये क्यूब रूट ऑफ n लिखा है, तो क्यूब रूट ऑफ n टाइम्स ज्यादा होगा। क्लियर है? इस रिजल्ट को भी आप कोशिश करके याद रख सकते हैं। लेकिन रुकिए, अभी कुछ और भी रिजल्ट्स आने वाली हैं। आइए हम लिखते हैं इसका कैपेसिटेंस। तो बाबू बताओ C नॉट बराबर कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट होगा।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट होगा। हाँ तो बोलिए, चलिए वेरी गुड। अब आप बताइए इसका कैपेसिटेंस C कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा, है ना बाबू? तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि R जो है वो n टू दी पावर 1/3 टाइम्स आर नॉट है कि नहीं? तो n टू दी पावर 1/3 को आप थोड़ा बाहर रखिए तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट होगा। बताइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट को हम C नॉट लिख सकते हैं। तो जो बड़का स्फीयर है, क्या है? बड़का जो स्फीयर है, बताइए उसका कैपेसिटेंस कितना होगा छोटे वाले स्फीयर्स के का n टू दी पावर 1/3 टाइम। तो कहने का मतलब है कि रेडियस और कैपेसिटेंस दोनों कितना बढ़ता है? क्यूब रूट ऑफ n टाइम्स बढ़ता है, यानी n टू दी पावर 1/3 टाइम्स बढ़ता है। रेडियस भी उतना ही बढ़ता है, कैपेसिटेंस भी उतना ही बढ़ता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्योंकि बाबू कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है ना। तो जितने टाइम्स रेडियस बढ़ेगा उतने ही टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इसको हमको अलग से करने की जरूरत ही नहीं, मैं डायरेक्ट भी बोल देता कि चूंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस बढ़ा है n टू दी पावर 1/3 टाइम्स, तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा n टू दी पावर 1/3 टाइम्स। अब आइए हम थोड़ा यहाँ का वोल्टेज लिखते हैं। तो आप बताइए V बराबर KQ/R आप यूज करना चाहिएगा कि V बराबर Q/C यूज करना चाहिए? मेरे Q = C भी होता है ना, तो V बराबर Q/C भी हो जाएगा। तो तुम KQ/R यूज करोगे कि V बराबर Q/C यूज करोगे? KQ/R यूज करोगे, मानेंगे दूल्हा बस Q/C यूज करो। कैपेसिटर पढ़ रहे हो तो KQ/R का यूज करोगे। और वैसे भी हमेशा कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट आसान रहेगा, आपको मन करेगा आप घरे जाके यूज करिए। गजब आदमी है, जाने कहाँ से सीख लिया है। हाँ, रेस्टोरेंट में जाके घर से टिफिन ले जाए खाना खाओगे उसमें। अभी पढ़ रहे हो कैपेसिटेंस नाम का चैप्टर, उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट ले घुसा रहे हो। कितना बुरा लगेगा बेचारे को। तो बताओ V नॉट बराबर Q नॉट बाई क्या? C नॉट होगा ना? अरे बोलो ना। हाँ ठीक है, तो V कहने का मतलब इसका लिख रहे हैं हम लोग V नॉट बराबर Q नॉट बाई C नॉट। अब इसका लिखना है तो V बराबर क्या होगा? Q/C होगा। अच्छा है, तो हम लिखेंगे V बराबर Q/C। Q की जगह पे हमने जाना है कि N इंटू Q नॉट है। Q कितना है? N इंटू Q नॉट है, तो N इंटू Q नॉट है। C कितना है? तो N का पावर 1/3 इंटू C नॉट। N बेस सेम, तो पावर्स में से पावर्स मैंने इसके पावर में से इसके पावर को माइनस ही ना, ये सब आता है ना रे तुमको। हाँ, तो यहाँ पर पावर 1 है, तो तुम बताओ n का पावर 1 में से 1/3 घटाओ, 2/3 आएगा। 1 - 1/3 क्या 2/3 होता है? एकदम होता है, तो 2/3 लिख लीजिए। और ये Q नॉट बाई C नॉट, Q नॉट बाई C नॉट की जगह पे V नॉट लिख दें, तो वोल्टेज कितने टाइम से बढ़ता है? कितने टाइम्स बढ़ता है? n टू दी 2/3 टाइम्स बढ़ता है। n टू दी पावर 2/3 टाइम्स बढ़ता है। रेडियस और कैपेसिटेंस n टू दी पावर 1/3 टाइम्स बढ़ता है, लेकिन वोल्टेज n टू दी पावर 2/3 टाइम्स बढ़ता है। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2/3 को कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं है ये, इसको आप ऐसे लिखे n² का पावर 1/3 लिख सकते हैं आप, और 1/3 को आप क्यूब रूट कर सकते हैं, तो ये क्यूब रूट ऑफ n² लिखा है। तो पहले क्या करना है? स्क्वायर कर लेना, और जो मिलेगा उसका क्यूब ले लेना। अरे बोलो ना, ऐसा कर लेना तुम, ठीक है? बोलो ना बाबू, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से जाते जाते बताइए कि रेडियस और कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ता है? फिर बोल रहा है सब 1/3 टाइम्स बढ़ता है। n का पावर 1/n है नंबर ऑफ बूंद, हाँ उतने टाइम्स बढ़ता है। अब वोल्टेज बढ़ता है n टू दी पावर 2/3 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन आप करिएगा घरे जाके, ठीक है?
ये बताइए बिहार बोर्ड 13, 15, 16 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा है, ना ऑप्शन से अलग था ना कोई भी डेटा अलग था, एग्जैक्टली सेम ही पूछा है। 3 साल फिर पूछ सकता है। क्या परेशानी है भाई? आंसर नहीं आ रहा है क्या इसका? कितना बूंद है? कितना है? 64 गो बूंद है। छोटा छोटा कितना बूंद है? 64 गो बूंद मिलकर बड़ा बूंद बना है। अब इसका 64 गो है तो n बराबर कितना हो गया? 64 हो गया। रे पागल सब। और इसका कैपेसिटेंस दिया है तो कैपेसिटेंस दोनों C0 से आजकल दिखा रहे हैं इसके। तो बताइए C0 कितना दिया है? 5 माइक्रो। तो ये हो गया तुम्हारा 5 माइक्रो फैराड। तो बोल रहा है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? क्या पढ़े हम लोग? C बराबर n⁻⁴ टाइम्स C0 होगा। तो 64 का पावर 1/3 आई हो जाएगा 5 माइक्रो फैराड। 64 के पावर 1/3 का मतलब क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है? 4 चौका 16 चौका 64 नहीं होता है। तो क्यूब रूट ऑफ 64 होगा 4, ये होगा 5 माइक्रो फैराड। 5 चौका कितना? 20 माइक्रो फैराड। कितना हो जाएगा? 20 माइक्रो फैराड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। 20 माइक्रो फैराड कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए